हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट के सिलेबस का एक टॉपिक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, जिसमें हम समझेंगे लिंग भेदभाव अर्थात लड़के और लड़की में कैसा समाज में भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से इसमें समझाया गया है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और पेडागॉजी से जोड़कर भी पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पेडागॉजी में भी लिंग भेदभाव टॉपिक है और एसएसटी पेपर 2 में भी लिंग भेदभाव आपके पॉलिटी का हिस्सा है। तो उसी को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, कुछ विभिन्न सामग्रियों के चित्र दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो आगे इस पाठ में हमको जानकारी मिलेगी कि कैसे स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव किया गया, स्त्रियों के लिए अलग काम दिए गए और पुरुषों के लिए अलग कार्य बनाए गए। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनमें रूढ़िवादिता है कि यह कार्य सिर्फ स्त्रियां ही करेंगे, और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें यह रूढ़िवादिता है कि ये कार्य पुरुषों के लिए हैं। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में लिंग भेदभाव है, बाकी अब ज़्यादातर समानता धीरे धीरे आ रही है। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है तो स्त्रियां भी उस कार्य को कर रही हैं जिस कार्य को पुरुष करते थे, और पुरुष भी वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य को स्त्रियां करती थी। तो अब धीरे धीरे जैसे समाज हमारा शिक्षित हो रहा है तो असमानता धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से उस असमानता को बताया गया है, समझाया गया है। तो हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। एक सामोआ द्वीप है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। 1920 के दशक की एक कहानी के माध्यम से लिंग भेदभाव को बताया गया है कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके मस्तिष्क या दिमाग में कैसे भेदभावपूर्ण थॉट्स भर दिए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो इस द्वीप में जो सामोआ द्वीप है प्रशांत महासागर के दक्षिण में समूह है, एक्चुअल में द्वीपों का समूह है, वहाँ पर सामोअन समाज निवास करता था। तो 1920 के दशक में यानी कि बच्चे वहाँ के स्कूल नहीं जाते थे। जो उनके पिता दादा कार्य करते थे मछली पकड़ने का, वही कार्य वो बचपन से ही धीरे धीरे सीखने लगते थे। तो इस पैराग्राफ में उसके बारे में बताया गया है। आप याद रखेंगे सामोआ द्वीप किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है।
अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनका देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लड़के और लड़कियां किस प्रकार से उनकी उम्र के हिसाब से कार्य बताए गए हैं कि लड़कियां लगभग 13-14 वर्ष तक घर पर रहेंगी और छोटे बच्चों की देखभाल करेंगी, वहीं लड़के 9 वर्ष की उम्र तक देखभाल करेंगे। 9 वर्ष के बाद वो बाहर जाना शुरू कर देंगे, मछली पकड़ना हो गया, नारियल तोड़ना हो गया इत्यादि कार्य। उसी प्रकार लड़कियां भी 14 वर्ष से अधिक उम्र की होने पर ही मछली पकड़ने जाती थी और डलिया बुनना, ये सारे कार्य लड़कियों के थे उस समय। लेकिन रसोई का कार्य विशेषतः लड़कों के लिए इसमें वर्णन किया गया है, उसमें लड़कियां हाथ बटाती थीं लड़कों के साथ। तो इस प्रकार से दोनों के अलग अलग कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेडागॉजी से जोड़कर, जेंडर बायसनेस से। इसमें आप ध्यान रखेंगे 5 वर्ष से आसपास की उम्र के होते थे, लड़के लड़की दोनों अपने भाई बहनों की देखभाल करते थे। जो 5 वर्ष से कम उम्र के लड़के होते थे, उनकी देखभाल ये जो बड़े भाई होते थे और बड़ी बहनें, वो उनकी देखभाल करती थी। लड़कों का क्या काम था? मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। वहीं लड़की जब 13-14 साल की हो जाती थी, तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। जब 13-14 वर्ष की उम्र पार कर जाती थी या अधिक हो जाती थी, तो उन्हें अधिक स्वतंत्र होती थी और लगभग 14 वर्ष की उम्र तक वो भी मछली पकड़ना शुरू कर देती थी, बागानों में काम भी करना शुरू कर देती थी और डलिया बुनना। तो ये दर्शाता है कि कैसे लड़कों के लिए अलग कार्य थे और लड़कियों के अलग कार्य थे। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अभी हमने सामोआ द्वीप की चर्चा की 1920 के दशक की। अब आते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो ये घटना मध्य प्रदेश की है, 1960 की है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लड़के किस प्रकार से उन गलियों का उपयोग करते थे और लड़कियां किस प्रकार से उन गलियों का उपयोग करती थीं। लड़के वहाँ पर
दौड़ के लिए, साइकिल सीखने के लिए, रनिंग के लिए इत्यादि के लिए उन सड़कों का उपयोग करते थे, जबकि लड़कियां डरी सी सहमी सी सीधा अपने घर जाती थी, तो घर जाने के लिए उसका प्रयोग करती थी उन सड़कों का। और उसी प्रकार स्कूल में भी भिन्नता दिखाई गई है कि स्कूल में, लड़कियों की स्कूल में, स्कूल के अंदर ही एक आंगन होता था जहाँ पे लड़कियाँ खेलती थीं, लेकिन वहीं लड़कों के स्कूल में ऐसा नहीं था। स्कूल से लगा हुआ एक बड़ा ग्राउंड होता था, उसमें बहुत सारे लड़के खेलते थे, तो उनको खुले मैदान उपलब्ध थे, जबकि लड़कियों के लिए नहीं थे। तो इस प्रकार से इसमें अंतर बताया गया है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। एक कोट देखते हैं। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। तो ये क्लास वर्क है बच्चों के लिए। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के संभव हैं, कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी? क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाज़ारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों को और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? तो इस प्रकार से इस कोट में बताया गया है कि किस प्रकार से लिंग भेदभाव किया जा रहा है। अब हम देखते हैं अगला एक उदाहरण। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। तो इसमें बच्चे के बड़े होने के स्टेप को बताता है यह पैराग्राफ, और बताता है कि जैसा हमारा बचपन है वैसा हमारे बुजुर्गों का बचपन नहीं था, बहुत भिन्न था। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव से ही सीखते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये पेडागॉजी से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यहाँ जो अंतर शब्द है इसी को लिंग भेद बोलते हैं, लिंग भेदभाव। लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है हमारा समाज। तो इस प्रकार से लिंग भेदभाव झलकता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। ये भी ध्यान रखेंगे आप, लड़कों के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों के लिए गुड़िया, क्योंकि वो लड़कियां हैं। इसलिए यहाँ से ही भेदभाव शुरू हो जाता है, बचपन से ही। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। तो इस प्रकार से बोलने के लिए वॉइस का भी इसमें दोनों के बीच असमानता दी गई है कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में और लड़के को रौब से बोलना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अर्थात जब स्त्री और पुरुष वयस्क हो जाते हैं या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन में भी इनका प्रभाव पड़ता है।
कि वह कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी करें, कौन सा रोजगार करें, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो इसमें कुछ कोट दिखाए गए हैं। मेरी माँ काम नहीं करती है। अब देखते हैं इसमें कोट हैं माता और बेटी के बीच में, तो उसको आप देखते हैं क्रमशः। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? ऐसा एक बच्ची अपनी माँ से बोलती है और मैडम का जिक्र करती है कि उनको उनके साथ किसी बड़े की ज़रूरत है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि वह अकेले नहीं जा सकती हैं इन बच्चियों को लेकर। वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम हैं। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। तो इन कोट के माध्यम से बताया गया है कि महिलाओं के कार्यों की गिनती नहीं होती है। अभी भी देश की जीडीपी में महिलाओं के गृहस्थ के कार्य जो भी उनके द्वारा किया जाता है उसको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। ये वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं। श्री सिंह के घर पर हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। तो इस पर चर्चा की जा रही है बच्चों द्वारा। वे माँ को समझाते हैं कि जब आपके कार्यों की गिनती नहीं होती है तो आप ऐसा करिए कि एक आध दिन के लिए आप अपना कार्य बंद कर दीजिए और पिताजी को वह सारे कार्य करने दीजिए। तो इस प्रकार से इन कोट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है समाज को कि उनके भी कार्यों की गिनती या गणना होनी चाहिए। तो हम देखते हैं आगे। आगे कोट है अगली सुबह 7:30 बजे का। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओह हो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। तो इस प्रकार से जब महिलाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, अर्थात बच्चों की माता जब कार्य करना बंद करके हड़ताल पर रहती है, तो पिता भगवान को यहाँ याद करते हैं और उनको नाश्ता भी अभी उनका तैयार नहीं हुआ है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। तो इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है कि उनके कार्य की, स्त्रियों के कार्य की कितनी बड़ी वैल्यू है। जो कार्य उनकी वजह से पुरुषों के टाइम से होते थे, वह कार्य अब टाइम से नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें समाज के प्रति कुठाराघात दर्शाया गया है। इस प्रकार शिक्षित समाज धीरे धीरे शिक्षित जब हो जाएगा तो ये बायसनेस खत्म हो जाएगी, लिंग भेदभाव समाप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से खुद कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए।
मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। इस कोट में बताया गया है, अर्थात जब पुरुष वह कार्यों को करता है तो लंच बॉक्स भी तैयार नहीं कर पाता है टाइम से, कुछ पैसे देने की बात करता है। बच्चे बोलते हैं कि माँ ने पैसे पहले ही दे रखे हैं। दूसरे कोट में पैसे देने की बात कर रहा है कि कैंटीन से आप खरीद के कुछ खा लेना बच्चों से, एक पिता। बच्चों का जवाब है कि माता ने पहले ही पैसे दे रखे हैं हमको। तीसरे कोट में बताया गया है, पिता बोलते हैं कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। उनसे भूल हो जाती है कि माता आज हड़ताल में है बच्चों की। इस प्रकार से जब उनको याद आता है तो वो बोलते हैं कि मैं ही कुछ बना लेता हूँ। अब हम देखते हैं अगले कोट की ओर। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई हैं? ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों के काम की गिनती के लिए इन डायग्राम्स, चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार स्त्रियों के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात उनके कार्यों की गणना होनी चाहिए। इस प्रकार से लिंग भेदभाव को दिखाया गया है इसमें। अब हम अगले पैरा की ओर चलते हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। आज भी हम देखते हैं कि किचन का सारा काम महिलाएं ही करती हैं और पुरुष बाहर का कार्य करते हैं, लगभग 70% आज भी। इस प्रकार से कैसे असमानता है उसकी चर्चा आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे। कार्यों में असमानता अभी भी मौजूद है। तो अगले देखते हैं, घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता है कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। इस कोट में एक माता और बच्ची का चित्र दिखाया गया है और यहाँ पे उन कार्यों को स्त्रियों की जिम्मेदारी में थोपा गया है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों और बीमारों का। और इतने कार्यों के बावजूद आश्चर्य इस बात का है कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, अर्थात उनकी गणना नहीं की जाती है। यह एक आश्चर्यजनक और चिंताजनक बात है समाज के लिए। अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर के देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते।
दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। तो यहाँ पर मेलानी अपनी बच्ची के साथ फोटो पर है और इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करने के बाद भी उनके कार्यों की गणना नहीं होती है और उनका जीवन कैसा है। तो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात देर 12 बजे तक भी कार्य उनका चलता है जिसकी कोई गणना नहीं की जाती है। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि वे बहुत से कार्य हैं जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम अधिकांशतः स्त्रियां ही करती हैं, लेकिन फिर भी इनके कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इनकी अर्थात इनकी गणना नहीं की जाती है और इनकी जो मजदूरी होती है वह भी कम कर दी जाती है, अर्थात कम पैसे दिए जाते हैं, कम सैलरी दी जाती है। उतने ही कार्य के लिए पुरुषों को अधिक सैलरी, अधिक धन मिलता है, जबकि स्त्रियों को कम मिलता है और इनका कार्य सुबह 5 बजे से लेकर के रात देर 12 बजे तक चलता रहता है, लेकिन उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। इतना कार्य करने के बावजूद भी उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में लिंग भेदभाव को दर्शाया गया है। तो ये पेडागॉजी में भी पूछा जाएगा आपके और एसएसटी पेपर 2 में भी पूछा जाएगा। तो दोनों में क्वेश्चन इससे आएंगे, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक कोड देख लेते हैं। क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां का काम नहीं करती? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपकी मां या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर पर काम नहीं करते हैं? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? तो इसमें बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए इसमें दर्शाया गया है कि आप चर्चा करें और इसके बारे में कुछ लिखें या कुछ पेंटिंग बनाएं जिससे बच्चों को समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, ऐसा दिल्ली पर काम करने वाली मेलानी एक स्त्री है। वो बताती है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर घर में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थीं जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थीं। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो इस प्रकार से मेलानी नाम की महिला है, अपने दिनचर्या के बारे में बताती है कि एक बहुत ही अमीर परिवार में वह नौकरी करती थी। 3 मंजिले का उनका भवन था, लेकिन मेम साहब वहाँ की बहुत अजीब थी, चिल्लाती थी। और जो मेलानी का काम था वो रसोई का था। उसके हेल्प के लिए, साफ़ सफाई के लिए 2 लड़कियां रखी गई थी, लेकिन उनको पेट भर भोजन भी नहीं नसीब होता था इतना कार्य करने के बाद भी। बताती है वो कि 1 प्याले चाय और 2 रूखी रोटियां ही हमको मिलती थी, तीसरी रोटी हमको कभी नहीं मिलती थी। परंतु वह चुपके से उन लड़कियों को रात के समय में 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती थी और खुद खा लेती थी। तो इस प्रकार से स्त्रियों के कार्य और असमानता, अपमानजनक जीवन के बारे में दर्शाता है यह पैराग्राफ। अब हम देखते हैं अगला पैरा।
वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इसमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी से भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसमें स्त्रियों के कार्यों के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। बताया जाता है कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक बल काम में लगता है। शारीरिक श्रम जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिसमें ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। दूर दूर से पानी लाना। आप यदि राजस्थान राज्य में जाएंगे कभी, वहाँ की स्त्रियों से पूछिए कि आपको पानी के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिर पे कम से कम 4 कल से रख करके लाती हैं। कम से कम 4 से 8 किलोमीटर की दूरी से उनको पानी लाना पड़ता है। काफ़ी मशक्क़त और मेहनत का काम होता है। यह वही जान सकता है जो उन परिस्थितियों में रहता। फिर बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्ठर जो होते हैं वो दूर दराज के जंगलों से लाना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत पड़ती है। कपड़े धोना, सफाई और झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कार्यों में झुकना और उन्हें उठाना, इनमें अत्यधिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। इतनी गर्मी में भी गर्म चूल्हे के सामने खाना पकाना, खड़े रहना, बैठे रहना, इसमें भी काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो इस प्रकार से उनके श्रम के बारे में इसमें चर्चा की गई है। फिर भी उनको अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है और उनका वेतनमान भी कम होता है और उनके श्रम की कोई गणना नहीं की जाती। अब हम अगले पैराग्राफ की ओर देखते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। फिर एक कोट है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियों प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती हैं, इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है, इसमें दिखाया गया है सारणी में। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये सारणी है, इसमें बताया गया है हरियाणा और तमिलनाडु के स्त्रियों के प्रति सप्ताह के कार्य का समय का डिटेल। तो इसमें हरियाणा है, स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 23, तमिलनाडु के 19, स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 30, 35 तमिलनाडु में है। स्त्रियों के कुल काम के घंटे क्वेश्चन मार्क है। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38 और 40 हैं। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह 2-4 हैं। पुरुषों के कुल काम के घंटे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें आप देख सकते हैं अंतर सीधा स्पष्ट दिखाई देता है कि जो स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू कार्य हैं, अवैतनिक बिना वेतन वाले, तो 30 और 35 घंटे हैं। वहीं पुरुषों के अवैतनिक की चर्चा करें तो 2 और 4 घंटे हैं। तो कितना डिफरेंट है, 30 और 35, 2 और 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहीं वैतनिक कार्य की गणना करें तो स्त्रियों के 23 और 19 हैं तमिलनाडु में, जबकि पुरुषों की यदि बात करें तो 38 और 40 हैं। तो इनमें भी ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अवैतनिक वेतन वाले समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष के कार्यों में असमानता है, उनके वेतनमान में असमानता है। इस प्रकार से इसको दूर करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे अगले पैरा की ओर। तो महिलाओं का काम और समानता, अभी हमने असमानता पढ़ा, अब समानता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों में कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने
हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो लिंग भेदभाव दर्शाया गया है वह केवल पारिवारिक समस्या नहीं है, केवल परिवार का मामला नहीं है कि एक परिवार की समस्या हल हो गई तो पूरे देश की समस्या या पूरे विश्व की समस्या हल हो गई। यह एक सामाजिक समस्या है, वैश्विक समस्या है, इसलिए इसको प्रशासनिक तौर पर कार्य करना चाहिए जिससे संपूर्ण देश की यह समस्या खत्म हो सके। तो इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है। ये एक डायग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे बच्चों की देखभाल करती हैं। यहाँ पे एक गुड़िया लेकर महिला इंगित की गई है जिसमें बताती है वो बच्चों को समझा करके। आंगनबाड़ी केंद्र की ये फ़ोटो है मध्य प्रदेश के। अब हम देखेंगे आगे। वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए इनको दूर करने के प्रयास। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत है। यह मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ। समानता का अधिकार, संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, काम के प्रति आपके साथ या वेतन के प्रति आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह आज भी मौजूद है कि दोनों के साथ लिंग भेदभाव किया जाता है। इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध हैं। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर में काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। तो जेंडर जो लिंग भेदभाव है उसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है और काम में बोझ लड़कियों पर ज़्यादा आता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इस प्रकार इस डायग्राम में भी दिखाया गया है और इसमें बताता है कि यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसके लिए क्या होगा, बालवाड़ी की सुविधा दी जाएगी जिससे घर के बाहर महिलाएं निकलेंगी, कार्य करेंगी और बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा बहुत सी लड़कियों के लिए। इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे लैंगिक असमानता को दूर किया जा रहा है। ऊपर कोट को देखते हैं। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऐसी महिलाएं जो घर के पहले अपने घर का पूरा कामकाज करती हैं और फिर बाहर जाकर कामकाज करती हैं तो उन पर दोहरा बोझ, घर का भी और बाहर का भी अतिरिक्त बोझ जिसे बोलते हैं, प्रेशर डाल दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की असमानता है। वहीं पुरुषों में घर के अंदर के नाम मात्र के छोटे मोटे कार्य किए जाते हैं, केवल बाहरी कार्य करते हैं तो उनका जो होता है उन पर उतना बोझ नहीं होता है। अब हम देखते हैं आगे। क्या आप सोचते हैं पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये पोस्टर है, इसमें ये एक डायग्राम है, यहाँ पे एक जुडिशियरी का डायग्राम है। ये जज साहब बैठे हैं, कटघरे में खड़ा एक आदमी, यहाँ पे एक
चारपाई बिस्तर पर है, कोई झूला झूला रही है माँ, लगता है बच्चे को। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सारे कार्य कैसे महिलाएं कर रही हैं। तो इसमें कुछ कोट लिखे गए हैं। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी, वह तुम्हारी उपलब्धि जिनमें मेरा नहीं है भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। फिर यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? यह बंगाल की महिलाओं का कोट है। इसमें एक नारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। ये भी एक डायग्राम दिया गया है जिसमें महिला सारे कार्य, बहुत सी भुजाएं दिखाई गई हैं, उसमें सारे कार्य उसके दिखाए गए हैं। झाड़ू भी है उसके हाथ में, दिल भी है, बॉटल है, कपड़े हैं, पोथी है, बाल्टी है, इधर भी एक बाल्टी और उसमें कुछ सामग्री है, बच्चे को भी ली है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कितने सारे कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं, उनका एक अति सुंदर छवि दिखाई गई है इसके माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने असमानता और समानता के बारे में समझा। कुछ इसमें शब्दावलियां हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो उन पर भी चर्चा करते हैं। इसमें है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाली अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। एक व्यक्ति को एक लड़की की तरह, बहन की तरह और संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है, अर्थात उसकी अस्मिता कई प्रकार की हो सकती है। अस्मिता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्मिता का क्या अर्थ है, तो पेडागॉजी में भी जोड़ा जाता है। उसका मतलब होता है पहचान से उसके। फिर आता है दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है दोगुना वजन, समानता है। इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर, घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं, जैसा कि अभी लास्ट के पैराग्राफ में भी चर्चा की गई थी। अब आती है नंबर 3 पर शब्दावली देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना। शारीरिक कार्यों में अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं, जो परिवार के साथ गहनता से जुड़े हुए होते हैं। अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज करके एक उपहार बनाता है, उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से लिंग भेदभाव किया गया है। तो इसमें कई एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाया गया है और वेतनमान को भी दर्शाया गया है हरियाणा और तमिलनाडु के महिलाओं और पुरुषों के बीच में। तो इस प्रकार से अभी भी जेंडर वायस उपलब्ध है, अर्थात लिंग भेदभाव अभी भी मौजूद है। इस पर सरकार को अत्यधिक कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार अनवरत रूप से कार्य कर रही है और अपेक्षा है कि भविष्य में लिंग भेदभाव समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा और देखा कि किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव हो रहा है। उस पर कई प्रशासन द्वारा कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आप इसको एक आध बार सुने, जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उसको समझें और नोट करें।
धन्यवाद।